नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल। हमारी आज की कहानी है मृगनयनी, जिसका छठा भाग आप सब सुन चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं कहानी के 7वें भाग की ओर। राजीव को ये सुनते ही न जाने क्या हुआ और वो दौड़ता हुआ अपने कमरे में गया। वापस जब लौट कर आया तो उसके हाथ में एक काले रंग की किताब थी। राजीव ने उस किताब को सबके सामने टेबल पर रखी और बोला, वीना, तुम्हारा शक सही है। जीविका को भिलवाड़ा के महल की रानी की आत्मा ने अपने वश में कर रखा है। राजीव ने आगे बताते हुए कहा कि इस बात का शक मुझे बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन मैं रुका हुआ था तो सिर्फ अपने शक को दूर करने के लिए, क्योंकि जब तक मुझे खुद विश्वास नहीं हो जाता तब तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। मैं ये नोटिस कर रहा था कि जब से जीविका वहां से आई है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। कभी उसका लहजा हमारे लिए एकदम से बदल जाता था तो कभी वो खुद मेरी तरफ से बदल जाती थी और मुझसे ऐसी बातें करती थी जिस पे मुझे नहीं लगता था कि ये जीविका ही है। तब मैंने जीविका पर नज़र रखना शुरू किया। मैंने देखा कि उस दिन जीविका देर रात गार्डन में अकेली बैठी हुई थी, तो मैं उसके पास गया और उससे जानने की कोशिश की कि वो वहाँ क्यों बैठी है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो कौन है, मैं ये उससे हर बार उगलवाने की कोशिश करने लगा, जिससे हो सकता है कि वो इरिटेट होने लगी। उसे शायद लगने लगा था कि मैं उसके बारे में जान जाऊंगा तो उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए उसने उस दिन मेरे ऑफिस में आग लगाकर वो सारी फाइलें और फोटोग्राफ्स जला दिए जो भिलवाड़ा महल के बारे में थे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बारे में हमें कुछ मालूम हो। निशा ने कहा कि इसलिए ही उसने निखिल को भी मार डाला। राजीव ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? निशा ने आगे बताया कि आपको याद है राजीव, उस दिन जब बंजारे हमारे साथ भिलवाड़ा में बैठे हमें महल की कहानी सुना रहे थे, तब निखिल ने एक वीडियो शूट की थी। राजीव ने कहा, हाँ, मुझे अच्छे से याद है। निशा ने आगे बताते हुए कहा कि निखिल ने उसमें कुछ सुराग ऐसे निकाले जो कि जीविका को, यानी कि उस रानी की आत्मा को बेपर्दा कर सके। राजीव ने कहा, निखिल ने तुम्हें वो क्लिप्स दिखाई? कहाँ है वो वीडियो? निशा ने आगे बताया कि बस वही तो बात है। निखिल ने मुझे सिर्फ बताया था और उसने ये सोचा कि आपको दिखाए पहले, मगर उससे पहले ही। इतना कहकर निशा भावुक हो गई। उसके आंखों में आंसू भर आए। राजीव ने कहा कि कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, उसे हम अब बदल नहीं सकते, मगर आने वाली विपत्ति से बच तो सकते हैं। अब सारी सच्चाई हमारे सामने आ गई है, तो हमें सतर्क रहना होगा। जीविका को बचाने की तरकीब सोचनी होगी, इससे पहले कि उसे कुछ हो जाए। रंजन ने कहा, मगर कैसे? अब तक तो जीविका यानी कि मृगनयनी को ये मालूम हो चुका होगा कि हम उसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं। राजीव ने कहा, हो सकता है, लेकिन हमें अपनी तरफ से जीविका को ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं कराना होगा जिससे उसे तनिक भी शक हो, और इसी बीच हमें अपना काम करना होगा। वीना ने कहा, मगर हम जीविका को उस आत्मा से बचाएंगे कैसे? राजीव, इसके लिए मैंने एक तरकीब सोची है और ये शायद हमारा एकमात्र रास्ता भी है। सभी ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, वो क्या? राजीव ने कहा कि हमें वापस भिलवाड़ा जाना होगा। वीना ने ये सुनकर जवाब दिया, मगर क्या जीविका इस बात के लिए राजी होगी? क्योंकि हमारे मुसीबत की जड़ तो वही है। अगर उसे सब कुछ मालूम होगा तो हमारे साथ भला क्यों जाएगी? राजीव ने कहा, जाएगी, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि वो जीत रही है।
राजीव ने टेबल पर रखे वो काली किताब को उठाया और कहा, दरअसल ये काले रंग की किताब, जो कि मेरी स्टडी का एक हिस्सा है, मैं इसे हर रोज़ पढ़ता हूँ। इसमें प्रेत आत्माओं और असंतुष्ट रूहों के मोक्ष और उनसे बचने के उपाय दिए गए हैं। इसमें ही मैंने मृगनयनी जैसी आत्माओं के बारे में और उनसे बचने के बारे में पढ़ा। रंजन ने कहा, और हाँ, अगर किसी आत्मा को मुक्ति दिलानी हो या उससे छुटकारा पाना हो तो उसे उसी जगह ले जाना पड़ता है जहाँ पर उसकी मौत हुई थी। राजीव ने कहा, यू आर राइट रंजन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और इसी वजह से हमें जीविका को भी उसी जगह ले जाना होगा जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। घर के हॉल में सभी इस बारे में बात कर रहे थे कि अचानक मोहन की आवाज़ सबको सुनाई दी। मोहन चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ पुकार रहा था। राजीव और सभी जब दौड़कर उस आवाज़ की ओर गए तो उन्होंने देखा कि मोहन खून से लथपथ जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, और जीविका उसके पास खड़ी होकर रो रही थी। जीविका के हाथ खून से सने हुए थे और उसने अपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था जिस पर भी खून लगा था। राजीव ने जीविका से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुमने ये क्या किया, मोहन को मार दिया? जीविका, नहीं नहीं राजीव, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन करो, मोहन को मैंने नहीं मारा। इतना कहकर वो दौड़कर राजीव से लिपट गई। राजीव ने भी उसे समझने की कोशिश की और संभाला, क्योंकि उसे ये तो मालूम था कि जीविका ने मोहन को नहीं मारा, बल्कि मृगनयनी ने उससे ये करवाया है। रंजन ने मोहन को उठाया और हॉस्पिटल ले जाने के लिए जाने लगा, मगर रास्ते में ही मोहन की मौत हो गई और एक बार फिर राजीव ने फिर से किसी अपने को खो दिया। अगली सुबह राजीव जीविका के पास गया। उससे पूछा कि तुम ठीक हो? जीविका अपने कमरे में रखे सोफे पर बैठी खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। तभी राजीव वहां आया और जीविका से उसका हाल पूछा। नहीं राजीव, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है और मुझे कुछ भारी भारी सा भी महसूस हो रहा है। कल रात जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, मगर मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं याद है कि मैं वहाँ कैसे पहुँची, और जब मोहन मेरे सामने दर्द से करा रहा था तब मुझे एक झटका सा लगा और फिर तुम लोग मेरे सामने खड़े थे। मैं सच कह रही हूँ राजीव, मैंने मोहन को नहीं मारा। इतना कहते ही जीविका फूट फूट कर रोने लगी। राजीव ने जीविका को सांत्वना देते हुए कहा, हाँ, मुझे मालूम है कि तुमने मोहन को नहीं मारा। तुमने मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही जीविका राजीव से लिपट गई, मानो उसे तसल्ली हो गई हो कि कोई तो है जो उसकी बात पर यकीन कर रहा है और उसके हालातों को समझ रहा है। फिर मौका देखकर राजीव ने जीविका से कहा, जीविका, हमें भीलवाड़ा जाना होगा, तुम भी चलोगी हमारे साथ? जीविका ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? भीलवाड़ा क्यों जाना है? राजीव ने जवाब दिया, बस वहाँ मुझे थोड़ी स्टडी करनी है जो पिछली बार बाकी रह गई थी, इसीलिए जाना है बस, और कोई खास बात नहीं है। जीविका पहले तो डरी और वहाँ चलने से मना कर दिया। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, और तुमने भी तो कहा था ना कि उस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे काम आए, तो फिर वहाँ दोबारा क्यों जाना चाहते हो? राजीव ने कहा, हाँ, मगर वो जगह बहुत प्यारी भी है। पिछली बार हम घूम भी तो नहीं पाए थे, तो इस बार मैंने सोचा कि तुम चलोगी ना मेरे साथ, तो वहाँ तुम्हें घुमाऊंगा। जीविका ने थोड़ा सोचा और फिर चलने के लिए
हाँ कर दी। राजीव ने बिना देर किए भीलवाड़ा जाने की तैयारी शुरू कर दी। राजीव ने वहां पहुंचकर वहां के कमांडर वीर प्रताप सिंह से इस बारे में बात की और ये सब सुनकर वो भी बहुत हैरान हुए। उन्होंने कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया और राजीव से अच्छी दोस्ती हो जाने के कारण वो भी राजीव के साथ महल जाने को तैयार हो गए और वो लोग बिना देर किए महल के लिए निकल पड़े। पहले की ही तरह गाड़ी जितनी दूर जा सकती थी गई। उसके बाद जब महल की ओर जाने वाला कच्चा रास्ता आया तो गाड़ी वहीं रोकनी पड़ी और सभी को वहां से पैदल ही रास्ता तय करना पड़ा। एक तो जंगल का रास्ता और ऊपर से धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। राजीव के कहे अनुसार सभी को समय से पहले ही महल पहुंचना था, क्योंकि राजीव ने बताया था कि अक्सर दिन के 3 बजे और रात के 12 बजे भटकती आत्माएं अपने चरम सीमा पर होती हैं। इस समय उनकी शक्ति और समय से ज़्यादा होती है, इसलिए कह सकते हैं कि इस समय वो अधिक बलशाली होते हैं। और अभी रात के 9:30 बज चुके थे। राजीव ने रास्ते में चलते चलते सभी से कहा, हम महल के लिए निकल तो गए हैं, मगर एक बात याद रहे, हमें किसी से भी कोई बात नहीं करनी और हर हाल में समय से पहले वहां पहुंचना होगा। ये कहकर राजीव जीविका की ओर देखता है और चुप हो जाता है। सबकी नजरें जीविका पर ही टिकी रहती हैं, क्योंकि कौन जाने वो कब अपना रूप बदल ले। सभी को जीविका की बहुत चिंता भी हो रही थी। वैसे तो जीविका बहुत ही हंसती खेलती एक प्यारी सी लड़की थी, मगर जब से मृगनयनी की आत्मा ने जीविका के शरीर को पकड़ा है तो अब बहुत ही मुरझाई सी रहने लगी थी। और अभी भी वो राजीव के पीछे पीछे बिना कुछ बोले बेहद शांत होकर बस रास्ता नाप रही थी। राजीव ने भी उसके हाथों को अपने हाथों से कस के जकड़ा हुआ था कि कहीं वो हम सब से बिछड़ न जाए, या यूं कहें कि राजीव के प्यार ने उसे इतना फिक्रमंद बना दिया था कि अब वो जीविका को खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहता था। और अभी भी वो राजीव के पीछे पीछे बिना कुछ बोले चल रही थी। चलते चलते काफी समय हो गया और महल का तो कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। और कितना दूर है महल? वीना ने ठंडी सांस लेते हुए पूछा। वीर प्रताप सिंह ने कहा, मुझे लगता है कि अब बस आने ही वाला है, थोड़ी दूर और। जंगल का रास्ता है, बदलता रहता है और यहाँ जल्दी कोई आता जाता भी तो नहीं। हमने इस एरिया को बंद कर रखा है। पहले तो कुछ बंजारे थे जो यहाँ से अपना घर जल्दी पड़ने पर आया जाया करते थे, मगर अब तो वो भी इधर आने से घबराते हैं। कहते हैं यहाँ मौत का खतरा है। आप ठीक कह रहे हैं वीर प्रताप सिंह जी, मैंने भी कई बार सुना है और पढ़ा है। रंजन ने कहा, हमारे पास तो इस जगह के चप्पे चप्पे की जानकारी थी और पूरा नक्शा था, मगर वो जलकर राख हो गया। एक तरफ राजीव, जीविका और कमांडर वीर प्रताप सिंह चल रहे थे और दूसरी ओर वीना, निशा और रंजन। कटीली नुकीली झाड़ियों से जैसे तैसे वो लोग निकलकर एक खुले मैदान में आ पहुंचे थे, जहां सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत दिखाई पड़ रही थी। वीना ने कहा, लो, आसमान से उतरे तो खजूर पर लटके। इससे अच्छा तो वो जंगल ही था, कम से कम हम ठीक से चल तो सकते थे। यहाँ तो कछुए की चाल से ही कदम बढ़ेंगे। वीर सिंह जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ लो, फिर आपको चलने में आसानी होगी। फिर वीना ने वीर सिंह जी का हाथ पकड़ लिया और रंजन ने निशा का हाथ पकड़ा। राजीव ने जीविका का
और फिर सभी आसानी से उस रेत पर चलने लगे। थोड़ी ही देर में जब राजीव की नजर अपने कलाई पर लगी घड़ी पर पड़ी, तब वो थोड़ा घबराया, क्योंकि उसके घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। ये आधी रात होने का डर ही नहीं, बल्कि खतरे की घंटी भी थी, क्योंकि रात 12 बजने तक अगर वो सभी महल ना पहुंचे, तब जीविका को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाएगा। सभी के कदम अब रफ्तार पकड़ चुके थे। देखते ही देखते आखिरकार सभी महल पहुंच ही गए। राजीव ने कहा, चलो फाइनली हम यहाँ पहुंच गए। और फिर राजीव और वीर प्रताप सिंह जी ने मिलकर एक महल के टूटी फूटी और धूल भरे बाहरी गेट को खोला। रात काफी हो जाने से बहुत सी ऐसी आवाजें भी आ रही थी जिसे सुनकर एक भय सा महसूस होता। जीविका तो हर समय डरी हुई, सहमी हुई सी राजीव के पास ही रहती, और राजीव इस बात को नोटिस करता था। उसे फिर इस बात की खुशी भी होती थी कि जीविका अभी भी नॉर्मल है और अपने होश में है। राजीव ने कहा, चलो अच्छा है जो हम यहाँ पहुँचे। वीना ने जवाब दिया, सर हम यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन हम करेंगे क्या? राजीव ने बताया कि हमें सबसे पहले चारों ओर अपने सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, ताकि हम जीविका यानी मृगनयनी की एक्टिविटी देख और महसूस कर सके। रंजन ने राजीव के कहने पर हर वो ऐसी जगह कैमरे फिट करने लगा जहां से कोई सुराग मिलने की संभावना थी। इन्हीं सब चीजों के बीच जब निशा का ध्यान जीविका पर गया तो वो चौंक गई, क्योंकि वो झुंड में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। जीविका किधर है? उसने चौंक कर कहा। राजीव, कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। तभी राजीव की कलाई की घड़ी टिक टिक करके चली, और उसकी वजह से राजीव की नज़र जब घड़ी पर पड़ी तो उसमें रात के ठीक 12 बज रहे थे। राजीव समय देखते ही बेहद घबराया, और उसके साथ साथ सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि काली किताब में लिखी बातों के अनुसार रात के ठीक 12 बजते ही बुरी आत्माओं की शक्तियाँ और भी बढ़ जाती हैं, और वो हर वो काम करने की कोशिश करती है जो वो बाकी समय नहीं कर पाती। वीर सिंह जी ने राजीव से घबराते हुए कहा, राजीव अब क्या होगा? जीविका तो यहाँ है ही नहीं, और रात के 12 बज चुके हैं। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? हमें जीविका को ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो मृगनयनी की आत्मा उसे कोई नुकसान पहुंचाए। और इस तरह सभी जीविका को ढूंढने लगे। राजीव ने जोर जोर से आवाज लगाई, मगर सामने से कोई आवाज नहीं आई। राजीव मन ही मन घबराया हुआ सोच रहा था कि अगर जीविका को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। राजीव के साथ ही साथ वीर प्रताप सिंह, वीना, निशा और रंजन भी जोरों शोरों से जीविका को पूरे महल में ढूंढने लगे। थोड़े समय बाद राजीव जीविका को ढूंढते ढूंढते महल के कॉरिडोर से होते हुए एक कमरे में पहुंचा। वहां धूप अंधेरा था। अंधेरा होने के कारण राजीव को कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। राजीव के हाथ में जो टॉर्च थी वो भी उस घने अंधेरे के सामने कुछ भी नहीं थी, मगर फिर भी राजीव उसी टॉर्च की रोशनी में उस कमरे के भीतर जाने लगा। राजीव उस कमरे के अंदर जाने ही वाला था कि अचानक उसके पैरों से कुछ टकराया। राजीव ने जब उस ओर टॉर्च की रोशनी डाली तो उसने देखा कि वो एक दरवाजे का टुकड़ा था जो जर्जर होकर टूटकर दरवाजे से गिर गया और राजीव के पैरों से टकरा गया। राजीव कमरे के भीतर गया। उसने देखा कि पूरा कमरा खूबसूरत नक्काशियों से भरा हुआ है। चारों ओर दीवारों पर सुंदर रंग
बिखरी हुई चित्रकारी। सालों पुराना होने पर भी वो कमरा काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा था और बाकी कमरों से काफ़ी अलग भी। राजीव की नज़र कमरे के दीवार पर पड़ी, जिस पर एक बेहद खूबसूरत लड़की की तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर पर काफ़ी धूल, मिट्टी और मकड़ियों के बुने हुए जाले पड़ चुके थे, जिसकी वजह से वो तस्वीर ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। राजीव ने उस तस्वीर के ऊपर से धूल हटाई। वहीं दूसरी ओर कमांडर वीर प्रताप सिंह, वीना, निशा और रंजन महल के बाहर बने गार्डन में जीविका को ढूंढ रहे थे। वीर सिंह जी, जीविका, जीविका, जीविका चिल्लाते, मगर कोई आवाज़ उनके कानों में लौटकर वापस नहीं आती। सभी लगभग हर जगह जीविका को ढूंढ चुके थे, मगर जीविका का कहीं भी पता नहीं चला। राजीव ने उस तस्वीर से धूल हटाई और जैसे ही उसने उस पर से धूल हटाई, वो अचंभित रह गया। उस तस्वीर में बनी लड़की की खूबसूरती देखकर राजीव एक पल के लिए खो गया। उसकी सुंदरता मानो जैसे राजीव को अपने वश में कर रही थी। राजीव उस तस्वीर को देखता ही रह गया। तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। राजीव अपने ख्यालों से बाहर आया और पलटकर उस कदमों की आ रही आवाज़ की ओर देखा तो सामने कमांडर वीर प्रताप सिंह खड़ा दिखाई दिया। अरे राजीव, आप यहाँ इस कमरे में अकेले क्या कर रहे हैं? वीर सिंह जी ने राजीव से पूछा। राजीव ने जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो बस जीविका को ढूंढ रहा था और उसे ढूंढते ढूंढते ही जाने कब इस अंधेरे कमरे में पहुंच गया, मुझे मालूम नहीं हुआ। वीर सिंह कमरे के भीतर आया और उसने भी उस तस्वीर को देखा। वाकई ये तस्वीर तो बहुत ही खूबसूरत है, मगर ये है किसकी? वीर प्रताप सिंह के इतना पूछने पर राजीव ने तस्वीर के नीचे लिखे नाम को पढ़ा। उस पर लिखे नाम को पढ़कर राजीव और वीर प्रताप सिंह बेहद हैरान हुए, क्योंकि वो नाम था मृगनयनी। दोस्तों, अगर ये कहानी आप सबको डरा रही हो और ये कहानी आप सबको दिलचस्प लग रही हो तो मेरे केसी स्कैरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी एक नया एपिसोड आए आप तक ज़रूर पहुंचे। राजीव को कुछ याद आया और फिर उसने वीर प्रताप सिंह से कहा, वीर सिंह जी, जब आनंद साहब मेरे ऑफिस मुझसे मिलने आए थे तब उन्होंने इस महल के बारे में बताते हुए इस कमरे का भी जिक्र किया था। आनंद साहब के मुताबिक ये कमरा हूबहू वैसा ही है। वही कॉरिडोर से जाता हुआ रास्ता और उसके बीचों बीच ये कमरा और इस कमरे में ये तस्वीर। वीर सिंह जी, उन्होंने कहा, तब तो वो जंगल भी होगा और हमें वहाँ से शायद कोई सुराग मिल जाए। हाँ वीर सिंह जी, हमें वहाँ चलना होगा। राजीव ने इतना कहा ही था कि तभी किसी के चीखने की आवाज़ दोनों को सुनाई दी। ये तो वीना की आवाज़ है, राजीव ने झट से कहा। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? और फिर दोनों दौड़ते हुए उस ओर भागे जिधर से वो आवाज़ आ रही थी। कॉरिडोर से होते हुए दोनों बाहर गार्डन में पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि वीना ज़मीन पर बेहोश पड़ी है और सामने जीविका खड़ी है। जीविका को देखकर राजीव और वीर सिंह के पसीने छूट गए। दोनों बुरी तरह डर गए, और वो इसलिए क्योंकि जीविका ज़मीन पर नहीं बल्कि ज़मीन से 2 फुट ऊपर हवा में झूल रही थी, जिसे देख राजीव और वीर प्रताप सिंह दोनों बेहद घबरा गए। वीना के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ही वहां निशा और रंजन भी पहुंचे। जीविका को इस तरह देख निशा के मुंह से चीख निकल गई। किसी को कुछ भी समझ में आता कि तभी जीविका हवा में झूलती हुई जोर से हंसने लगी।
उसकी हंसी से मानो पूरा राजमहल गूंज उठा। उसकी भयानक हंसी से सभी का दिल दहल गया। अचानक सब देख किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। लेकिन शायद राजीव अपनी जीविका को बचाने का रास्ता जानता था और राजीव ने बिना देर किए अपने कंधे पर टंगे बैग से वो काले रंग की किताब निकाली और उसे खोलकर कुछ पढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड हुए थे कि अचानक जीविका चीखने और चिल्लाने लगी और भी देखते ही देखते अचानक सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए वहां से गायब हो गई। रंजन वीणा को होश में लाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर बाद वीणा को होश आया और वो उठकर बैठी। राजीव ने कहा, वीणा तुम ठीक हो? वीणा, हाँ राजीव मैं ठीक हूँ, लेकिन वो जीविका? राजीव ने कहा, हाँ जीविका यानी कि मृगनयनी भाग निकली है। हम सब एक बार फिर जीविका को उसके चंगुल से बचा नहीं पाए। वीणा ने कहा, हौसला रखिए सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर सभी जीविका को फिर से पूरे महल में ढूंढने लगे। राजीव ने कहा, सभी ध्यान से मेरी बात को सुनो। अब हमें बिल्कुल सावधान रहना होगा। मृगनयनी जीविका के शरीर को लेकर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी जो भी इच्छा है वो तो यहीं इसी महल से जुड़ी है। वो सिर्फ और सिर्फ जीविका के जरिए पूरी हो सकती है। बस हमें उसी बात का फायदा उठाना है। राजीव ने सबको जीविका को पकड़ने और उसमें से मृगनयनी की आत्मा को बाहर निकालने की तरकीब सुझाई और कहा, जीविका के मिलते ही हमें सबसे पहले उसके हाथों में किसी भी तरह से ये कलेवा बांधना होगा। मृगनयनी की शक्तियां इससे पूरी तरह से खत्म तो नहीं होगी, लेकिन इससे उसकी शक्तियां थोड़ी नष्ट जरूर हो जाएंगी और फिर उसे हराना थोड़ा आसान हो जाएगा। सभी ने राजीव की बातों को सुना और उसके कहने पर सभी वापस से जीविका को ढूंढने लगे। इस बार किसी की तरफ से की गई कोई भी गलती सबकी मौत का कारण भी बन सकती है। रंजन, वीणा और निशा एक ही दिशा की ओर गए। वीर प्रताप सिंह और राजीव दूसरी दिशा की ओर। रात काफी हो चुकी थी। ठंडी और तेज हवा के कारण सभी को एक सिरहती हुई ठंड महसूस हो रही थी और सन्नाटा इतना कि पेड़ से एक पत्ता भी जमीन पर गिरे तो उसकी आवाज दिल को दहला देती थी। वीणा ने कहा, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज की ही रात हमारी आखिरी रात होगी। निशा ने समझाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों की बात सुनकर रंजन हंसने लगा और बोला, क्या तुम लोग भी पैरानॉर्मल रिसर्च में इतना हो सकता है? अब हर एक हादसे से हम डरेंगे तो आगे काम कैसे करेंगे? रंजन ने उन दोनों को समझाया और हौसला दिया, मगर उसे खुद भी अंदर ही अंदर वो डर सता रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो केसी स्कैरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। इस कहानी को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ।